हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र पटेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लब एकेडमी टेक में। आज हम करने वाले हैं भौकाल सीरीज मैथ का पार्ट नंबर 6। तो हमारा पार्ट नंबर 5 का हमने जो क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन दिया था, हम उम्मीद करते हैं कि आपने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया होगा, और नहीं आपसे क्वेश्चन हुआ तो हम उसको अभी बता रहे हैं। ठीक है, हम होमवर्क क्वेश्चन पहले करेंगे। और ये जो हम सीरीज लाए हैं भोकाल सीरीज, ये ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो आने वाला, चाहे वो ऑल एसएससी एग्ज़ाम हो। ठीक है, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपने अभी भी इसके पिछले हुए पार्ट नहीं देखे 1 से 5 तक के पार्ट भोकाल सीरीज के, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन क्या था, हम उसको पहले करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन: एक पतंग भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये हमारी भूमि हो गई। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो यहाँ से एक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, पतंग मान लिया यहाँ तक उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी दी है उसने, 75 मीटर। ठीक है, और आगे बोल रहा है वह क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, डोरी उसकी डोरी है जो पूछ रहा है, डोरी की लंबाई क्या होगी। हमें इसकी लेंथ निकालना है। ठीक है, एल। तो ये 90 का हुआ हमारा। आप जानते हो कि समकोण बना है यहाँ पे, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर दूरी ली गई है पतंग से पृथ्वी तक की। ठीक है, और ये क्षैतिज है बिल्कुल, तो ये दोनों 90 डिग्री पे दोनों रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना 90 डिग्री का एंगल बना, और ये 60 का एंगल है, तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 30 का। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमारा ये 30 हो जाएगा। तो इसको हम किसी भी फार्मूले से नहीं बताएंगे ना, तो टेन ओन का कोई चक्कर नहीं रहेगा। इसको हम सबसे आसान तरीके से बताएंगे, और उसको आप आज इजी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम रेशियो से बताएंगे। 30 डिग्री के सामने कितना रेशियो होता है, 1 रेशियो। ठीक है, 1। और 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3 रेशियो। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने कितना होता है, 2 रेशियो। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की वाली भुजाओं का रेशियो कितना होता है, 1 रेशियो, √3 रेशियो, और √2। ठीक है, तो हम इसको यहीं से कर लेंगे। 60 डिग्री के रेशियो कितना है, सामने की वाली भुजाओं का रेशियो, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो कितना, 3। और उसने दिया है क्वेश्चन में 75। 3 रेशियो बराबर कितना है, 75। तो हमारा 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 75/3। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है, ये एल की लंबाई निकालना है, जो कि 90 डिग्री के सामने है। कितनी रेशियो है, 2 रेशियो। 1 रेशियो को मान इतना है 75√3, 75 डिवाइड बाई √3, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 150√3। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 50√3। अब हम इसका 50 से गुणा कर देंगे। 50 गुणे √3 का मान कितना होता है, 1.321। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर लगभग 69 मीटर के समथिंग आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने होमवर्क क्वेश्चन को आसानी से कर दिया। इसमें केवल आपको ये याद रखना है, 30 डिग्री जब 60 डिग्री के एंगल का कम वो हो, तो ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि 30 डिग्री के सामने का रेशियो कितना मान लेते हैं, 1। और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो कितना मान लेते हैं, 3। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो कितना मानते हैं, 2। यहीं से हमने क्वेश्चन को कर दिया। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान दिया था 75। तो हमने यहाँ से 1 रेशियो का मान निकाला, और हमें लेंथ चाहिए थी, डोरी की लंबाई, ये कर्ण जो है, तो एल बराबर उस दो रेशियो है रेशियो। तो हमारा 1 रेशियो बराबर 75/√3 है। तो 2 रेशियो बराबर कितना हमारा निकल आएगा, लगभग 69 मीटर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए जब तक।
बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाए हैं हम। पहला क्वेश्चन है आज का पार्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है। उनके उम्र 3.5:7 के अनुपात में है। उनमें से सबसे बड़े तथा सबसे छोटे लड़के की उम्र में अंतर ज्ञात करो। ठीक है, कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। ठीक है, उनका औसत कितना है उम्र का? कि उम्र का औसत कितना है? 15 वर्ष। ठीक है, 3 लड़कों की उम्र का औसत उम्र कितनी है? औसत 15 वर्ष। ठीक है, और उनकी उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:5:7, 3:5:7। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम? इनकी लड़कों की उम्र का योग निकालेंगे। ठीक है, उम्र का योग कैसे निकलेगा? 3 लड़कों की औसत दिया है 15, तो लड़कों की उम्र का योग क्या निकल आएगा? 15×3=45 वर्ष। ठीक है, 15×3=45 वर्ष। कैसे निकला? आपने औसत का सूत्र पढ़ा होगा। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्या। संख्या आपने पढ़ा होगा। तो औसत हमारा दिया था 15 और संख्याओं का योग हमें निकालना था, क्योंकि यहाँ पे उसने रेशियो दे दिए हैं। हम इन रेशियो को जोड़ के उस योग के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसलिए हमने उसका योग निकाला 45। तो संख्याओं का योग निकालना था हमें। ठीक है, इसको ऐसे ही रख देंगे, इसको मान लेंगे एक्स। संख्या कितनी थी हमारी? 3 लड़के थे, 3। तो एक्स बराबर कितना निकल आएगा? 15×3=45। यहीं से हमारा 45 निकला है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, 3 लड़के थे और उनका औसत था 15, तो हमने लड़कों की उम्र का योग कितना रख दिया? 45। अब वो बोल रहा है कि उनकी उम्र का रेशियो कितना है? 3:5:7। तो हम इन तीनों रेशियो को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5×3 8, 8×7 15। रेशियो का योग उनकी कितना है? 15, पर उनका ओरिजिनल जो है उनकी उम्र का योग कितना है? 45। क्वेश्चन में दिया है कि उनका योग कितना है? 15, बल्कि ओरिजिनल में कितना योग निकला उनका? 45। तो उसका एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 15, सॉरी 3 हो जाएगा। 15×3=45, 3 बढ़ जाएगा ना। तो अब पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है? तो सबसे बड़े और तथा सबसे छोटे लड़के की उम्र में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा लड़का कौन होगा? जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी। सबसे छोटा कौन होगा? जिसकी उम्र सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ा लड़का का उम्र ये वाली होगी 7, क्योंकि 7 संख्या बड़ी है। सबसे छोटी कौन होगी? 3 वाली। ठीक है, इनके बीच का अंतर हम देख लेंगे, क्योंकि उसने बोला अंतर निकालना है। इनके बीच का अंतर कितना है? 4 रेशियो का। 4 रेशियो का अंतर है। 4 रेशियो का अंतर है, और हमने 1 रेशियो बराबर 3 निकाला है। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4×3 12, तो 12 वर्ष। ठीक है, हमने ऐसे डायरेक्ट कर दिया। चाहे तो आप पहले इसका मान रखते, जैसे यहाँ पे 1 रेशियो बराबर 3 है, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाता? 9। पहले लड़के का अनुपात 3×5 15, अनुपात 3×7 21। आप यहाँ पे बड़े में से छोटे को घटाते, 21 में न जाएंगे तो 12। आप चाहे ऐसे कर दें प्रत्येक का उम्र निकाल के, और चाहे आप डायरेक्ट रेशियो को माइनस करके, जैसे हमने 7 को 3 में से माइनस कर दिया तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 7 बड़ा है और 3 सबसे छोटा है। 7 सबसे बड़ा है, तो बड़े में छोटे को घटा देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। और हम 1 रेशियो, जैसे 1 रेशियो बराबर 3 निकला है, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, जब तक हम इसको इरेज कर रहे हैं।
नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार से तय करता है। ठीक है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर से उसी स्थान पर क्या करता है, वापस आता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने का कोई ट्रिक नहीं है, इसको सिंपली आप याद करें कि औसत चाल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, औसत चाल का जो सूत्र होता है कितना होता है, 2 गुणे x गुणे y बट्टे x प्लस वाई। सिंपली यही सूत्र में हम उसको रख देंगे जब डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब ये औसत सूत्र, औसत चाल का सूत्र लगेगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं होगी तो ये सूत्र नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस सेम है लेकिन जो स्पीड थी उसकी अलग अलग थी, जाने की अलग थी, जाने की 60 थी और आने की 40 थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 2 गुणे, जाने आने की कुछ भी मान लें क्योंकि सेम है, गुणा मल्टीप्लाई होना है, कोई मतलब नहीं है। तो x को हम माने ले रहे हैं 60 और y को मानेंगे 40 बटे 60 प्लस 40। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 100, 2 जीरो ये जीरो गया, ये जीरो गया। ठीक है, तो छक्का 12 चुको 48, तो हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, औसत चाल निकल आई। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ गई, औसत चाल। और हमने पहले ही आपको बताया कि ये औसत चाल का सूत्र कब लगेगा, जब डिस्टेंस हमारी सेम हो। जैसे वो जो गया और सेम उसी स्थान पे आया तो डिस्टेंस दोनों सेम हो गई। सेम, जब सेम डिस्टेंस हो तभी ये एवरेज का सूत्र लगेगा। ठीक है, 2x इंटू 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, 3 गुना समय लेता है। ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। एक काम के पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम के पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। और सी x दिनों के लिए काम करता है। अगर बी उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो जितना क्वेश्चन ये बड़ा है उतना ही हम इसको इजी तरीके से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। तो पहले उनकी समय टाइम का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ए बी सी क्या बोल रहा है, सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। बी से 2 गुना काम पूरा करने, जैसे मान लिया ए 1 दिन का टाइम लेता है तो सी कितना ले रहा है, 2 गुना 2 दिन का टाइम। ठीक है, और आगे बोल रहा है ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है। सी से 3 गुना समय लेता है कौन, ए। सी ले रहा है 2 तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। मतलब ए उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 6 दिनों में पूरा कर रहा है। तो आप जानते होंगे ये हमारा किसका हुआ, टाइम का रेशियो हुआ। तो आप जानते होंगे कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो हमारे टाइम का रेशियो हुआ तो हमारे एफिशिएंसी मतलब क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो 6 का भाग इसमें देंगे तो इसकी एफिशिएंसी 1 निकल आ जाएगी, 1:6।
अनुपात 3। ये हमारी क्या निकल आई, इनकी क्षमता का अनुपात निकल आया। ठीक है, 1:6:3 का। अब आगे बोल रहा है ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम के पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है और सी x दिनों के लिए काम करता है। अगर उस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। जो बी है कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 16 दिनों में। वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, इफिशियंसी मतलब क्षमता कितनी है उसकी, बी की 6 काम करने की है, तो 16 दिन में कितने कर लेगा। यहीं से हम टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि किसी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क पहले निकालना पड़ता है। ठीक है, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, इफिशियंसी उसकी कितनी है 6, कितने दिन ले रहा है पूरा करने में, 16 दिन, तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा 96। ठीक है, अब हम शुरुआत से क्वेश्चन करेंगे। ए, बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। हम इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए कि ये ए हो गया, बी हो गया, कोई भी पहले इतने दिन काम होने से पहले काम छोड़ के चले जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम उनको पकड़ के रखेंगे। जो भी काम छोड़ के जाएगा उनसे बोलेंगे तू इतने दिन काम और करेगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है, हम ऐसे बोल देंगे, हमें तू पूरा काम करके दे। ठीक है, जितने 6 दिन पहले तू जा रहा है, तू 6 दिन और काम कर। ठीक है, तो हम 6 दिन में ये काम कितना कर लेगा, 6 दिन पहले काम छोड़ के जाता है, तो हम उससे बोलेंगे 6 दिन तू काम करके जा, हम नहीं तुझे छोड़ेंगे। ठीक है, 6 दिन में कितना काम कर लेगा, ए की इफिशियंसी कितनी है 6, मतलब एक दिन में वो एक काम कर रहा है, सॉरी 6 नहीं है, 1 है इफिशियंसी, तो 6 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 काम। तो हम उसको टोटल वर्क में ही जोड़ेंगे। आप हमेशा ध्यान देना कि जो काम छोड़ के जाते हैं तो उनको और काम करवा के टोटल वर्क में जोड़ देंगे, कितने दिन काम करेगा। तो ए ने ये 6 काम और कर लेता। ठीक है, अगर वो 6 दिन काम करता तो एक की इफिशियंसी से 6 काम और कर लेता। ठीक है, आगे बोल रहा है और बी काम के पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। जो बी था वो काम के पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। हम बी से क्या बोलेंगे, बी तो हम तुझको 3 दिन पहले जाने नहीं देंगे। ठीक है, तू 3 दिन काम करके और जा। ठीक है, तो बी 3 दिन और काम करेगा, कितनी की इफिशियंसी से, 6 की इफिशियंसी से 3 दिन और काम करेगा, कितना हो जाएगा इसका वर्क 18। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 दिन पहले चला जाता है और 3 दिन नहीं जाएगा, काम छोड़ के 3 दिन पहले नहीं जाएगा, तो कितना और काम अधिक कर लेगा टोटल वर्क में, 6 का 3 का गुणा। ठीक है, 6 दिन और काम कर लेगा, 18 काम और कर लेगा वो। ठीक है, ये भी हम टोटल वर्क में जोड़ देंगे। हमारा कितना आ जाएगा टोटल वर्क। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, पहले काम छोड़ देता है और सी x दिनों के लिए काम करता है। सी जो था हमारा कितने x दिनों के लिए काम कर रहा है, हमारा यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 18 20 2 और 9 10 2 12 120 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 120 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम इनको, अब ये तीनों जो थे ए बी और सी तीनों मिलके काम कर रहे थे। ठीक है, तीनों कैसे कर रहे थे, मिलके काम पूरे दिन ने उनने किया। कितने की इफिशियंसी से करेंगे, 120 दिन का 7 3 10 की इफिशियंसी से 120 काम कितने दिन में कर पाएंगे, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा 20। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछ रहा था, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा, 12 दिनों में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। तो हमने आपको पहले बताया, इस तरह क्वेश्चन में जब कोई काम समाप्त होने के पहले काम छोड़ के जा रहा है तो उससे हम और उतना ही दिन काम करवा लेंगे। ठीक है,
जैसे होती है वो ए था जो कितने दिन 6 दिन पहले काम समाप्त होने के पहले जा रहा था, तो उसकी इफिशियंसी थी 1, और वो 6 दिन पहले जा रहा है, तो हम उससे बोलेंगे तू 6 दिन और काम करके जा, ठीक है। तो 6 दिन उसने टोटल वर्क में ऐड हो जाएगा उसका 6 दिन, 6 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। और जो बी था हमारा वो 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा था, तो हम उससे बोलेंगे तू 3 दिन और काम कर, कितनी की इफिशियंसी से, 6 की क्षमता से। कितना काम और कर देगा, 18 काम। टोटल काम हमारा हो जाएगा 120 दिन, ठीक है। वो तीनों लोग मिलकर कर रहे थे काम, उनकी क्षमता कितनी थी, 7 3 10, 10 की क्षमता थी, तो 10 की क्षमता से वो 120 काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 12 दिन में। वही पूछ रहा था कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करिए आप। जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम उसी तरह क्वेश्चन करा रहे हैं हम, ठीक है। हम चाहे तो इजी भी करा सकते हैं, ताकि लड़के हमारे वीडियो को देखें, ठीक है। और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ही ना तो क्या होगा, इसलिए हम मीडियम लेवल के क्वेश्चन लाते हैं, ना कि जो हार्ड हो ज़्यादा, ना ही इजी हो, ठीक है। और यही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ामों में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन, ठीक है। नहीं कोई भी नहीं, हमने कई जगह देखा है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन लाते हैं, ताकि बच्चे अट्रैक्टिव हो जाएं चैनल की ओर, ठीक है। अब वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, ठीक है। हम अच्छे क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था, हमारा चौथा क्वेश्चन है 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो, ठीक है। हमारे 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो। 21 दिनों के लिए कितना अनाज पर्याप्त हो जाएगा, 270 किलोग्राम। तो पूछ रहा है वो कितना, 28 घोड़ों के लिए, 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो मान लेंगे हम x दिनों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। ये हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम ऐसे ही निकालते हैं, ये वाला 35 गुणे 21 कर देंगे, ठीक है। 35 गुणे 21 दिन तक कितना खा रहे हैं, 270, तो 28 गुणे कितने दिनों तक 180 खा पाएंगे, ठीक है। तो यहीं से हम निकाल लेंगे, जो हमारा वेट है वजन उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है। हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0 9 से काट देंगे, 2 बार जाएगा, इसको 9 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। और हम काट देंगे 7 बार जाएगा, और 4 बार जाएगा, 2 से काट देंगे 4 को 2 बार जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकल आया, यहाँ से कुछ नहीं बचा, देखो ये सब कट चुका है, 35 बचा। और इस 35 को इस तरफ 2 को इस तरफ लाएंगे, 35/2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17 सही 1/2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो हमारा टोटल वेट होता है, जैसे 270 केजी था, केजी को बटे में लिखना है, और घोड़ों की संख्या और दिनों की संख्या को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तभी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम बिल्कुल आपको इसका इजी ही तरीका बताएंगे, वेरी वेरी इजी। ना कोई झंझट, ना कोई फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेथड से बताएंगे, ना ही हम कोई ट्रिक याद करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 815 एवं
4 वर्षों में 854 हो जाती है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 815। मान लेंगे वह धनराशि कितनी है? मूलधन P बराबर कितना है? X है। ठीक है, तो 3 वर्षों में कितनी हो जाती है साधारण ब्याज मिला के? मिश्र धन दिया हुआ है 18 और 815। 3 वर्ष में 815 हो जाती है और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 854 हो जाती है। ये 854, 815, 854 क्या दिया हुआ है? दोनों सालों का मिश्र धन दिया हुआ है, 3 साल का और 4 साल का। मिश्र धन बराबर क्या होता है? AI बराबर क्या होता है? P धन SI। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, सिंपल साधारण ब्याज, मिश्र धन हुआ। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या ऐड है? मिश्र धन है ये हमारा, इसमें मूलधन ऐड है और जो हमारा ब्याज भी ऐड है। तो साधारण ब्याज में इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे? जब उसमें सालों का अंतर हो और हमारा मिश्र धन दिया हो, सिंपली हम इसका कितना अंतर है? 1 साल का अंतर है। और यहाँ पे कितना अंतर है? कितने का अंतर है हमारा? यहाँ पे माइनस कर लेंगे 815 को। कितने का अंतर आ रहा है? 9 और 3, 39 का। ठीक है, तो हमारा 1 रेशो बराबर 1 साल में कितना ब्याज आ जाएगा? 39 रुपये। ठीक है, 1 साल में कितना ब्याज आ जाएगा? 39 रुपये। 3 साल में 815 हो रही थी राशि, 4 वर्ष में कितनी हो रही थी? 854। तो हमारा 1 साल का ब्याज कितना जुड़ रहा है इसमें? 1 साल का ब्याज 815 में 854 हो रहा है, 815 से 854 कितना रुपये ऐड हुआ? ब्याज हुआ है साधारण ब्याज 39 रुपये। 39 रुपये ऐड हो रहा है। तो हमारा ये 3 वर्ष में कितनी राशि हो रही थी? तो इसमें 3 वर्ष में 815 राशि हो रही थी, तो इसमें क्या भी ऐड है? मूलधन भी ऐड है और साधारण ब्याज। तो मूलधन तो ऐड है ही है, लेकिन इसमें 3 साल का साधारण ब्याज ऐड है। ठीक है, 3 साल का साधारण ब्याज इसमें क्या है? जुड़ा हुआ है, क्योंकि 3 वर्ष में 815 हो रही है। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ रहा है? 39। तो 3 साल का कितना आ जाएगा साधारण ब्याज? 3 वर्ष का 39 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 117 रुपये। ठीक है, तो हम इसको 815 में 117 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारा मूल धन आ जाएगा कितना? 8 698 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। हमने इसको 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि हमें मूलधन निकालना था। मूलधन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है। मूलधन हमें निकालना था। मिश्र धन कितना था हमारा? 815। तो समय मिश्र धन निकालना, मूलधन निकालना था। ठीक है, प्लस में तो मिश्र सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमारा कितने साल तक इसने ब्याज दिया? 3 वर्ष में 815 हो रहा, तो 3 साल तक इसमें क्या ऐड होगा? 3 साल का इसमें ऐड होगा साधारण ब्याज। 1 साल का साधारण ब्याज कितना था? 39। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 117 रुपये। इसलिए हमने तो यहाँ से P बराबर निकालने के लिए 815 में हमने 117 माइनस किया। ठीक है, यहीं से हमारा P निकल आया सीधे। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जैसे 2 सालों के बीच का मिश्र धन के बीच का अंतर दिया हो, जैसे 3 साल में 815 हो रही है, 4 साल में इतनी हो रही है, तो सीधे कितने साल का अंतर है उतना लिखा, कितनी राशि में अंतर आ रहा है उतना लिखा, तो कितना हो जाएगा? उतने साल का साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ऐसे ही आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन होमवर्क में है, हम पढ़ के बता दे रहे हैं। 2 नल किसी हौद को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौद को भरने में कितना समय लगेगा? हम उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के ला सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।